हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनोवैज्ञानिक पाठशाला। मनोवैज्ञानिक पाठशाला में आप सभी भाई शिक्षकों का एक बार पुनः स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, है ना। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। हमने पढ़ा कि शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान में संबंध क्या है। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए किस प्रकार आवश्यक है, अर्थात एक शिक्षक के लिए, एक जो शिक्षक है उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान का एक शिक्षक के लिए महत्व है, ये आज हम जानेंगे। उस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी है, परंतु कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसके माध्यम से हम शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एक अध्यापक के लिए हम देखेंगे। तो एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, उसमें कुछ बिंदुओं के द्वारा हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, स्वयं का ज्ञान एवं तैयारी। पहला जो पॉइंट यानी पहला बिंदु है स्वयं का ज्ञान एवं तैयारी। या अगर स्वयं का ज्ञान ना हो तो हम क्या पढ़ाएंगे। जब हमें पता ही ना हो कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान हमें बताता है कि हमारा ज्ञान, जो हमें ज्ञान है वो कितना है और हमारी तैयारी कितनी है। क्यों ऐसे बताता है, क्योंकि हम जब बच्चों का या दूसरे का मूल्यांकन करते हैं तो उसके साथ साथ स्वयं का भी मूल्यांकन करते हैं। तो स्वयं के मूल्यांकन करने पर हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो ज्ञान है वो कितना है और हमें कितनी तैयारी अभी करनी है। स्वयं का मूल्यांकन करके अपने अंदर को ज्ञान पता करते हैं और ये पता करते हैं कि हमें और अभी कितनी तैयारी करनी है, ये बताता है हमें शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कक्षा में अनुशासन बनाने में सहायक। भैया वो जो जमाना पिछला था वो चला गया। बच्चों को मार के धमका के डरा के आप अनुशासन नहीं बना सकते, इसलिए हमें उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से उन पर अनुशासन करना होगा, अनुशासन बनाना होगा मनोवैज्ञानिक तरीके से, है ना। उनको धमकाना डराना नहीं है, उनको प्यार से और मनोवैज्ञानिक तरीकों से अनुशासन बनाना है और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको स्वयं से ही प्रेरित करना है। हमें शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से बच्चों को अनुशासित रहने के लिए स्वयं से प्रेरित करना है, ताकि वे स्वयं अनुशासित रहें तथा अपनी शिक्षण विधियां के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सके। और तीसरा है उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण। भैया बहुत सारा पाठ्यक्रम है, तो बच्चा उसमें से क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्या उपयोगी है क्या अनुपयोगी है, इस बात का फैसला करता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से एक अध्यापक बच्चे के भविष्य को लेकर उसके लिए क्या उपयोगी है क्या अनुपयोगी है, इस पाठ्यक्रम का उपयोगी अनुपयोगी बात को जान करके उचित पाठ्यक्रम बच्चों के लिए तैयार करता है ना। उचित पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। अगला है उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग। भैया बहुत सी पुरानी जो विधियां हैं बच्चे उससे उब जाते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनमें जिज्ञासा जगाने के लिए नई नई शिक्षण विधियां जो है शिक्षा मनोविज्ञान में प्रावधान करता है, जिसके माध्यम से नई नई शिक्षण विधियां जैसे खेल विधियां, है ना, या भ्रमण विधि, इन माध्यम से हम नई नई विधियां हमें प्राप्त करवाता है शिक्षक को, और शिक्षक एक उसका नई नई विधियों का प्रयोग करता है, प्रयोग कर करके शिक्षा प्रदान करता है बच्चों को, जिससे बच्चे रुचि लेकर पढ़ते हैं और भविष्य में अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, है ना। और अगला है बालकों की रुचियों का ज्ञान। भैया बालक क्या पढ़ना चाहता है क्या पढ़ना नहीं चाहता है, अगर उसकी रुचियों का ज्ञान ही ना हो आपको, तो आप क्या शिक्षा देंगे, है कि नहीं। जैसे अभी उसका मन मैथ पढ़ने को नहीं है, आप कहें नहीं मैथ पढ़ो, नहीं मैथ पढ़ो, कहाँ मैथ पढ़ेगा भैया, नहीं पढ़ेगा वो, उसका रुचि नहीं उसमें। उसकी रुचि जिस क्षेत्र में है उस पर ज्यादा दबाव दो, ज्यादा फोकस करो। जैसे वो आर्ट बनाने की रुचि ज्यादा रखता है, तो मैं ऐसा नहीं करता कि मैथ पर ध्यान ही ना दूं, पर उसके आर्ट ग्रुप में जिसमें उसकी रुचि है उस पर ज्यादा फोकस करो, ज्यादा ध्यान दो, ताकि उसके जो आर्ट ग्रुप की रुचियां हैं वो अपनी रुचियों का विकास कर सके, जिससे उसकी रुचियां में
दमित यानी दमन ना हो, है ना, और वो उसके मानसिक संतुलन बनाए रखे। और जब उसकी रुचियां जो है, आप रुचियों को उजागर करेंगे तो उन रुचियों के हिसाब से अधिक शिक्षा ग्रहण करेगा और अधिक से अधिक उन्नति प्राप्त करेगा। अगला है बालकों की क्षमताओं का ज्ञान। भैया एक शिक्षक को बालकों की क्षमताओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब कोई सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा है, आप उसके 5 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हल करने के लिए दे देंगे तो वो कैसे करेगा? या कोई दूसरी क्लास का बच्चा है, उसको कहेंगे कि 5वीं क्लास का ये सब्जेक्ट पढ़ो, कैसे पढ़ेगा? उसको छोटा बड़ा नहीं आ रहा है, आप उसको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, कैसे आएगा? नहीं आएगा। इसलिए एक अध्यापक को बालक की क्षमताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। बालक की क्षमताओं के अनुरूप उसको शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। अगला है बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान। भैया सभी बालक तो एक तरह से होते नहीं हैं, सभी बालक की क्षमताएं भिन्न होती हैं। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे जरा देर में सीखते हैं। तो हमें इस बात का ज्ञान, यानी शिक्षक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा बच्चा जल्दी सीखता है तथा कौन सा बच्चा लास्ट में सीखता है। जो बच्चा जल्दी सीखता है उसको सीखने के बाद एक दूसरा काम देना चाहिए, और जो बच्चा लास्ट में सीखता है उसको कुछ अतिरिक्त समय देकर सिखाना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो जो बच्चा लास्ट में सीखता है या कम सीखता है या फिर जल्दी नहीं सीखता है, वो शायद उस बात को ना सीख पाए। इसलिए हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना परम आवश्यक है। अगला है बाल स्वभाव का ज्ञान। भैया एक शिक्षक आप हैं तो आपको बाल स्वभाव का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर बाल स्वभाव का ज्ञान ही नहीं है आपको तो आप क्या शिक्षा देंगे? जैसे बालक को खेलना पसंद है या बालक को शोर मचाना पसंद है, ये उनका स्वभाव है। लेकिन जैसे ही बालक कोई शोर मचाता आप उसको थप्पड़ से मारते हैं, चुप बैठ, स्वभाव की अवहेलना कर देते हैं आप उस बालक को। बच्चे को जैसे ही शोर मचाए बालक को आप डांट देते हैं, बालक जो है अच्छे से सीख नहीं पाता है। जैसे ही वो कुछ नया करना चाहता है, उसका स्वभाव है नई नई चीजों को जानना, नई नई विधियों के बारे में जानना, नई उपकरणों के बारे में जानना। जैसे ही वो उनको जानने की कोशिश करे, आप उसको दमित कर दें या फिर रोक दें तो वो दमित हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा, वो अच्छी प्रकार से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें बाल स्वभाव का ज्ञान होना परम आवश्यक है। भैया अगला है मार्गदर्शन में सहायक। विद्यार्थी कैसे पढ़े, क्या पढ़े तथा उसके भविष्य में उसे क्या उपयोगी है क्या अनुपयोगी है, ये मार्गदर्शन चाहता है अपने गुरु यानी शिक्षक। जब मनोविज्ञान कहता है, मनोविज्ञान जो है बताता है शिक्षक को कि हमें कैसे बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए जिससे वो अपनी शिक्षा को अधिक उत्तम और उपयोगी बना सके, जो उनके भविष्य में, उनके भविष्य निर्माण में सहायता प्रदान करे। अगला है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान तथा उनके लिए अतिरिक्त पाठ्यगामी क्रियाएं। भैया मैंने आपको पिछले बार बताया कि क्लास में कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होंगे, कुछ बच्चे सामान्य होंगे तथा कुछ बच्चे निम्न होंगे, यानी जल्दी नहीं सीखते होंगे या उनके समझ में जरा लेट में आता होगा। तो उसी कड़ी में आपको प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनकी और जो पिछड़े बालक है दोनों की पहचान कर लेनी होती है। पहचान करने के बाद आपको करना क्या होता है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो जल्दी जल्दी सीखना चाहते हैं, परंतु आपको क्लास को साथ में लेकर चलना है। तो आपको केवल प्रतिभाशाली बालकों को ही लेकर नहीं चलना है। इसलिए जब प्रतिभाशाली बालक किसी पाठ को सीख ले, किसी सब्जेक्ट को सीख ले, तो आप उसे पाठ की सहगामी क्रियाएं यानी पाठ से सहयोगी जो क्रियाएं हैं उसे करने के लिए आप दे सकते हैं। जैसे कविता लिखना है ना, ये आप दे सकते हैं उसको, ताकि वो उसमें लगा रहे और अधिक उसका मानसिक विकास हो। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो प्रतिभाशाली भी मानसिक विकास जो उतनी तीव्रता से नहीं हो पाएगा और वो सामान्य की तरह से ही रह जाएगा, अधिक उत्तम उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए
प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करवाता है शिक्षा मनोविज्ञान, तथा उन्हें अतिरिक्त शिक्षण सहगामी क्रियाओं को करने में प्रोत्साहन करने में मदद करता है शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्या है, पिछड़े बालकों के लिए अतिरिक्त समय और मार्गदर्शन। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि शिक्षक को जो पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए तथा उनका अतिरिक्त मार्गदर्शन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मैथ का सवाल यहाँ पर लगा रहे हैं और कोई बच्चे को नहीं आ रहा है, एक बार में समझाया आप नहीं आया, आप दूसरी बार समझाइए, नहीं आता तीसरी बार समझाइए, चौथी बार समझाइए, अतिरिक्त समय दीजिए उसको। अगर अतिरिक्त समय नहीं देंगे तो वो बच्चा शायद उस सवाल को नहीं जान पाएगा, नहीं समझ पाएगा। अतिरिक्त समय दीजिए तथा उसका मार्गदर्शन कीजिए कि ऐसे नहीं, ये आपकी तरीका गलत है, इस तरह से लगाइए, आपको सही आ जाएगा। इस तरह से उसका मार्गदर्शन कीजिए। यह बताता है हमें शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्या बताता है शिक्षा मनोविज्ञान, असमान बालकों हेतु अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की उपलब्धता। शिक्षा मनोविज्ञान बताता है जो बच्चे असामान्य हैं, जैसे दृष्टिबाधित हो, है ना, एक उदाहरण के लिए दृष्टिबाधित ले लीजिए, या फिर जिसके हाथ नहीं है या जो बोल नहीं सकता, ऐसे बच्चे असामान्य होते हैं। यानी जो असामान्य का मतलब वो है जो सामान्य नहीं है। इनके लिए भैया अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की उपलब्धता होना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चा देख नहीं पाता है तो उसके लिए जो आता है ना उभरे उभरे अक्षर वाला, ऐसे ऐसे बच्चे स्पर्श करके जानते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसे सामग्रियों की उपलब्धता करानी चाहिए जिससे ये जो असामान्य बच्चे हैं इनके पढ़ने में मदद मिल जाए, है ना। जैसे कुछ बच्चे हैं वो देख नहीं सकते, कुछ बच्चे बोल नहीं सकते। भैया बोल नहीं सकते तो अपनी बातों को कैसे देंगे, तो जो आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो बोल के उनको आंसर देना होता है, तो वो लिख कर देना, उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था कीजिए आप, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। अगला है मूल्यांकन की नई विधियां। अब भैया पुरानी जो विधियां से बच्चे पक जाते हैं, पुरानी विधियों से, जो मूल्यांकन की पुरानी विधियां थी उससे बच्चे पक गए हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि मूल्यांकन की नई विधियां चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से नई नई विधियां प्रदान होती है जिसका उपयोग अध्यापक करता है और बच्चे का मूल्यांकन करता है। बच्चा उत्सुक होकर, जिज्ञासु होकर कि हमारे मूल्यांकन में हमें क्या परिणाम मिलेंगे, अपना मूल्यांकन करवाता है, जिससे अध्यापक को अधिक सहायता मिलती है। अगला है बालकों के सामाजिकरण में सहायता। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से अध्यापक बालक के सामाजिकरण में सहायता प्रदान करता है। जहां वो असामाजिक होता है या असामाजिकता की तरफ जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से उसका ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसको सामाजिक बनने में सहायता करता है। ये सब होता है शिक्षा मनोविज्ञान की वजह से, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से, है ना, अध्यापक करता है शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। अगला है उत्तम चरित्र का निर्माण। भैया शिक्षा मनोविज्ञान ये बताता है कि एक बच्चे के लिए उत्तम चरित्र कैसे निर्माण किया जाए, उसके लिए क्या क्या तरीके हैं, या जो उत्तम चरित्र नहीं है, बच्चा भटक गया है, तो उसको कैसे लाया जाए ताकि उसका चरित्र उत्तम बन जाए, ये बताता है हमें शिक्षा मनोविज्ञान, जिसका ज्ञान प्राप्त करके एक अध्यापक एक बालक का उत्तम चरित्र का निर्माण करने में उसकी सहायता करता है। अगला है बालकों का सर्वांगीण विकास। बालकों का केवल एक ही शिक्षा में या केवल पठन क्रिया में या केवल लिखन क्रिया में ही विकास करना या केवल किताबी कीड़ा हो जाना ही सर्वांगीण विकास नहीं है। उसका सर्वांगीण विकास जैसे सामाजिकता, नैतिकता, है ना, ये सब का भी विकास करता है और खेल कूद के माध्यम से करता है, फिजिकल डेवलपमेंट, है ना। तो इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को ज्ञान प्राप्त करवाता है और बताता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे करा जाए। तो दोस्तों ये हुआ शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता या महत्व आप कह सकते हैं, है ना, ये हुई पूरी। वैसे तो बहुत सारी उपयोगिता है लेकिन जो मुख्य है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत ही उपयोगी और रुचिकर लगी होगी। तो दोस्तों अभी तक आपने जिस भाई बहन ने हमारे YouTube चैनल मनोवैज्ञानिक पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले
तथा प्रेस करके बेल आइकन दबा ले, जिससे हमारे द्वारा दी गई जाने वाली वीडियो उसको सबसे पहले प्राप्त हो। तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा अधिक से अधिक फैलाएं तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों का उसका लाभ प्राप्त हो। जब आप जितना फैलाएंगे उतना अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त होगा। मेरी यही उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे माध्यम से लाभ प्राप्त करवाएंगे। धन्यवाद।